हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं अक्टूबर 2023 का विजन आईएएस की मंथली मैगजीन। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। टुडे वी आर कवरिंग पार्ट 1। इस पार्ट में हम तीन तरह के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, देखो, पहला जो टॉपिक है इस बार का पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। क्यों ऐसी बात की जा रही है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम देख रहे हैं, पहले ना इसका बैकग्राउंड जान लो। देखो, ज़रूरत क्यों है कैपेसिटी बिल्डिंग करने की? पहली बात, हमारे रीजनल एस्पिरेशंस को डील करने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। बॉटम अप प्लानिंग भी करनी है कि जो नीचे जो एकदम लोकल लोग रह रहे हैं उन तक भी वो डेवलपमेंट पहुंच पाए। इसके लिए ज़रूरी है एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए, ताकि लोग एक शहर में अपना आराम से कस्बे में रहें और वहाँ पर अपनी उनको सारी डेवलपमेंट मिले, उनको भागना ना पड़े किसी अर्बन लोकल एरियाज़ में। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में, अर्बन सिटीज़ के अंदर। दूसरी चीज़ है गाइस, इंडिया का जो अर्बन सेंटर है वो इंजन ऑफ ग्रोथ माना जाता है, क्योंकि 2/3 जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वहीं से आ रही है। तो जहाँ से हमारा इतना पैसा आ रहा है उस चीज़ को आप डेवलप करोगे करोगे। तीसरा चीज़ है कि जो इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगा 2050 में। जो 2018 में 460 मिलियन था, तो अब 86 मिलियन हो जाएगा 2050 तक। तो पॉपुलेशन का एक फैक्टर है। फिर फैक्टर है कि फॉर सक्सेसफुल अगर आप चाहते हो, जैसे आपकी कई सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, स्मार्ट सिटी मिशन है, अमृत मिशन है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है। इन मिशंस को भी स्मार्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू कर दें। दूसरी चीज़ है, नेक्स्ट आपका क्या आता है कि भी स्ट्रीमलाइनिंग करने की ज़रूरत है, यानी कि जो लोकल प्लान्स हैं, रीजनल प्लान्स हैं, उनको हमें मीनिंगफुल बनाना है। मीनिंगफुल इस तरह से बनाना है कि वो सभी तक पहुँचे, इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से हो पाए। इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो देखो, ये आपको मैंने समझा दिया, ये ज़रूरत है कैपेसिटी बिल्ड करने की अर्बन लोकल बॉडीज़ को। अब हुआ क्या, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको बिठाया और कोलैबोरेट करके बैठे एक नेशनल वर्कशॉप करी, जिसमें बोला गया कि हमें यूनिफाइड अप्रोच करनी है, एक साथ मिलकर करेंगे और हम एक ऐसा प्लान तैयार करेंगे जिसमें हर तरह के अर्बन लोकल बॉडीज़ को सेम तरह की हर चीज़ मिलनी शुरू हो जाए। अच्छा, इसके लिए इस वर्कशॉप में बोला गया कि तीन तरह के हम इनिशिएटिव उठाएंगे। पहला इनिशिएटिव होगा एसीबीपी, यानी कि एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान होगा। एक साल का पूरा प्रोग्राम बनेगा जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कितना हम उस पर बढ़ पा रहे हैं। इन्होंने बोला एसीबीपी के अंडर ही ना 6 पायलट हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ को हम ले रहे हैं, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट और नागपुर, पुणे। इन 6 याद रखना कहाँ कहाँ पर है। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूरू, राजकोट, नागपुर एंड पुणे। यहाँ पर आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए उन्होंने पायलट प्रोग्राम चलाने को बोला है। तीसरी चीज़ है जो कॉम्प्रिहेंसिव टूल किट होगा कैपेसिटी बिल्डिंग करने का, कि जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको लगाना है, ताकि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ की हो जाए। अब जो हमने पढ़ा कि एमओएचयू के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहा है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है। तो 2001 में किसी गैजेट के थ्रू आया था, इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम होता है कंप्लीट तरीके से एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है इसके पास। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर ये आता है। इसका काम है यूनिफॉर्म अप्रोच के साथ, कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ किसी भी जगह पर कैपेसिटी बिल्डिंग करना, यानी कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाना। ठीक है, तो इसके ये रोल्स हैं। अच्छा, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करोगे गाइस, तो बेसिकली क्या है, स्मॉल लोकल बॉडीज हैं। अब स्मॉल लोकल बॉडीज के साथ साथ हमें क्या करना है, गवर्न करते हैं किसी टाउन को, किसी सिटी को, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन को, जो वहाँ की जगह की। अर्बन गवर्नेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमारा लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते ही हो। तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, उसका रेगुलेशन अक्रॉस वेरी जो करता है अक्रॉस स्टेट्स, उसको ठीक करने के लिए हमें ज़रूरत है। फिर हमारी जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारी 1992 में हुई थी, उसने भी ये रिकॉग्नाइज किया था कि जितनी भी अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो 3 ईयर ऑफ गवर्नमेंट की तरह काम करेगी। तो अर्बन लोकल बॉडीज में तीन तरह की चीज़ें आती हैं, नगर पंचायत ट्रांजिशनल एरिया के लिए, म्यूनिसिपल स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं लार्जर अर्बन एरिया के लिए। अब आप एमसीडी कहाँ होता है, दिल्ली में आप एमसीडी सुनते हो, छोटे छोटे अर्बन एरिया हो जाते हैं, वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, उससे भी छोटा एरिया तो नगर पंचायत वहाँ बैठती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए, उनकी सर्टेन फंक्शन अथॉरिटी को एम्पावर करने के लिए, उनको रेवेन्यू ठीक ढंग से वो कलेक्ट कर पाए, पीरियोडिक इलेक्शंस वहाँ कंपलसरी हो पाए, उसके लिए यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। आप समझ रहे हो? उसके बाद फंक्शंस क्या होता है अर्बन लोकल बॉडीज के, अर्बन प्लानिंग करना, टाउन प्लानिंग करना, अर्बन लोकल बॉडीज को देख के लैंड यूज कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की कैसे करनी है, रोड एंड ब्रिजेस को कैसे बनाना है, पॉवर्टी को कैसे एलिवेट करना है अर्बन की, वो सारी चीज़ों पे यहाँ पर काम होता है। अब लेकिन दिक्कत क्या आती है, जब जब हम ना
अर्बन लोकल बॉडीज़ को कैपेसिटी बिल्डिंग करने जाते हैं तो कुछ चैलेंजेस देखने में आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आता है कि स्किल्स की प्रॉब्लम, यानी कि जो वहाँ पे जो पर्सनल्स हैं मैनेज करने वाले अर्बन अफेयर्स को म्युनिसिपल सर्विस में, वहाँ पे उनके पास स्पेसिफिक स्किल्स नहीं होती हैं सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग करने की, क्योंकि वो दिमाग माइंडसेट वाला नहीं होगा ना। जैसे मान लो रोड बिल्डिंग ब्रिजेस बनानी है, सिविल इंजीनियर वाला दिमाग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्किल्स की कमी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, ई गवर्नेंस नहीं है वहाँ पर ऐसा। तो सबसे पहली समस्या क्या है? स्किल ना होना। दूसरी समस्या ये है ट्रेनिंग का करिकुलम ना होना। चलो ठीक है, स्किल नहीं है तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ट्रेनिंग में डेफिसिट क्या आता है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है। वहाँ पर ऐसे म्युनिसिपल एम्प्लॉइज़ के बहुत बड़ा गैप है। तो ट्रेनिंग करिकुलम जो होता है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर यूटिलिटी हो, जिससे वो आप स्पेसिफिक स्किल्स उनमें डेवलप ही नहीं करा पाते हो। तो स्टेट यहाँ पे बता रहा है, जो स्टेट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फोकस मोर ऑन जनरल एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करके वो चले जाते हैं। वो अर्बन गवर्नेंस के बारे में बात ही नहीं करते। तो लैक ऑफ स्किल्स तो बना ही रहा आपने करने के बाद भी। अच्छा, अब क्या है, लोगों को वहाँ पर अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन की बड़ी दिक्कत है। जो लोग हैं वहाँ पर, जो लोकल पॉपुलेशन है, उसका बिल्कुल डिस्कनेक्ट होता है वो अर्बन लोकल बॉडी से, तो उनका कम्युनिकेशन है ही नहीं। जब सिटीजन्स का कोई फीडबैक ही नहीं होगा, उनको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, कोई बातचीत ही नहीं आपस में होगी, कोई एक है ही नहीं मोटिवेटर फैक्टर, तो कैसे बनेगा? कम्युनिकेशन का गैप है। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि पार्शियल डिवोल्यूशन है कि जो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट है, इससे क्या हो रहा है, लोकल गवर्नेंस बॉडीज को ये फंक्शन करने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ डिवोल्यूशन है। फाइनेंशियल अथॉरिटी यानी कि जो फिनेंस है वो लोकल बॉडीज तक पहुंच ही नहीं पाता ठीक ढंग से। वो हमेशा एक उसमें फंसे रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका बिहार का अर्बन लोकल बॉडी है, वहां पर पैसे की दिक्कत रहती है, क्योंकि ग्रांट बहुत धीरे धीरे आती है, बहुत डिले में आएंगी, ठीक ढंग से फंड नहीं जाते हैं, टैक्स रेट्स को बहुत ज़्यादा देर से रिवीजन बहुत टाइम से किया ही नहीं गया है, उसमें भी डिले है, लैंड होल्डिंग के असेसमेंट में बहुत डिले कर देते हैं। तो कहाँ से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है? आप समझ रहे हो? देखो हमारे पास कितने बड़े प्लान्स हैं कि हमारी अर्बन लोकल बॉडीज आगे चलकर बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो उसके रीजनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने। अब देखो ना, आप क्यों दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है या मुंबई की, बेंगलुरु की क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपको सारे जो आपके रीजन्स हैं बड़े अनइवन है, ठीक है? तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो देखो, अर्बन प्लानर्स के लिए ये सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सर्वेइंग करना, मैपिंग करना, जीआईएस रिमोट सेंसिंग करना, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल दोनों ही चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है, हमें गैप आ जाता है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है, सबसे पहले आप ट्रेनिंग की व्यवस्था करिए। ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, क्लासरूम ट्रेनिंग देंगे वो, तो उससे क्या होगा, उनको पता चलेगा। प्राइवेट करो, क्या कुछ भी करो, एंगेज करो प्राइवेट लोगों को, कोई एकेडमिक किसी एनजीओ को दे दो कि जहाँ जहाँ शॉर्टेज है वो उसको फुलफिल करें। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। देखो, कोई भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग को सिखाने के लिए म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए कह रहे हैं लेटरल हायरिंग भी शुरू कर दो, जिनके पास स्पेसिफिक स्किल्स हैं उन बंदों को बुलाओ ताकि वो स्पेसिफिक स्किल आपके लोगों को दे। अवेयरनेस जनरेशन, जब तक सिटीजन्स ही मोबिलाइज नहीं करेगा, उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा, रेगुलर कैंपेन चलाओ, उसको बताओ उसके एरियाज की क्या क्या ज़रूरतें हैं, ताकि वो भी वहाँ पार्टिसिपेट करे, वहाँ के लोग निकल कर आए, क्या पता वहीं से आपको ऐसे स्किलफुल प्रोफेशनल मिल जाए, है ना? तो हमारे पास इन सब चीज़ों की बड़ी दिक्कत रहती है अर्बन लोकल एरियाज में। अच्छा, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन करना, अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया ये समस्या है, तो उसको दूर ज़रूरी है कि हम जो भी फिनेंसेस हैं वो हमारे लोकल बॉडीज तक पहुँच पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है, इफेक्टिव उसकी हमारी फंक्शनिंग हो। अच्छा, कन्वर्जेंस की बात ये कर रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन के साथ करें कि जितने भी लोकल बॉडीज़ के स्ट्रक्चर हैं वो आपस में बातचीत करें, सिनर्जी से बरकरार रखें। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी है उसको भी इनडायरेक्टली हमें इंक्रीज़ करना है, ताकि वो आपस में बातचीत करके एक नए फैसले लें, कुछ नए सुझावों के साथ उस पे काम कर पाएँ, ठीक है? तो ये हमारा था गाइस कैपेसिटी बिल्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ का। होपफुली आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे, सेकंड टॉपिक है ये। अच्छा, रिसेंटली ना एक रिपोर्ट आई जिसने बोला, भाई रिलीज की 2023 की रिपोर्ट का नाम है एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023। अब ये रिपोर्ट रिलीज हुई, किसने रिलीज करी? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वॉच। तो याद रखना ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई है? एडीआर एंड नेशनल इलेक्शन वॉच। अच्छा, इसमें बताया गया, इसकी फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट की, कि जो आपके 40% सिटिंग एमपीज हैं उन पे क्रिमिनल केस चल रहा है। जो आपके 25% सिटिंग एमपीज हैं वो डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस में गए हैं, यानी कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर उन्होंने किया है। आपके जो हाईएस्ट परसेंटेज है सिटिंग एमपीज के क्रिमिनल केसेस में, बता रहा है स्टेट का, सुन लो। हाईएस्ट परसेंटेज अगर हम किसी स्टेट की बात करें, एमपी जो है वो लक्षद्वीप, केरला, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ के जो स्टेट्स के, यूटीज के जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे पाए गए हैं जो क्रिमिनल केसेस में फंसे हुए हैं।
अब ये कह रहा है जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है वो 1999 में इस्टेब्लिश की गई थी आईआईएम के अहमदाबाद के प्रोफेसर्स के थ्रू, और इसका गोल यही है कि अपनी डेमोक्रेसी के साथ कॉन्टिन्यूस काम करते हुए इलेक्टोरल पॉलिटिकल रिफॉर्म लेते हुए गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। अब देखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता क्या है समझ लो आप तो कुछ तो बातें समझ ही गए, क्लियर हो ही होगा। अब देखो यहाँ पे ना सेकंड आपकी आई एआरसी की रिपोर्ट। एआरसी रिपोर्ट समझते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है, इसमें निकाल के दिया उन्होंने। चौथी रिपोर्ट थी एथिक्स एंड गवर्नेंस के अंदर, तो आपको एथिक्स में भी यूज कर सकते हो आप इसको। तो ये कह रहा है कि ना ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसपे ना पॉलिटिशियन ज्यादातर वो क्रिमिनल ही नजर आते हैं या क्रिमिनल नेचर के क्यों बन जाते हैं। तो पहला फैक्टर है, देखो इनका ना बड़ा ज्यादा नेक्सस होता है, क्रिमिनल गैंग से इनका रिश्ते होते हैं, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, इनका नेक्सस होने की वजह से एक समस्या है। फिर मसल पावर यूज करते हैं, क्रिमिनल्स आर यूज बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, तो वो इस वजह से वोट बाइंग करने के लिए उनको बुला लेते हैं। फिर एडीआर रिपोर्ट में बताया गया कि विनिंग इज ट्वाइस कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, दूसरे कैंडिडेट विन नहीं कर पाते क्योंकि इनका ज़्यादा दबदबा होता है। तो इनऑर्डिनेट डिलेज है लास्टिंग ओवर द ईयर्स, वोट बैंक एक तरीका होता है, मनी पार, ये सारे के सारे वजह से ना क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में ज़्यादा है। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। जो क्रिमिनल होगा अगर वो पॉलिटिक्स में आएगा तो करप्शन होगा, ट्रस्ट इरोजन होगा। करप्शन कैसे? देखो इंडिया 85th रैंक है हमारी 180 कंट्रीज में से, हम 85th नंबर पर आते हैं 2022 की। अगर आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? तो याद रखना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करता है। तो जब पॉलिटिशियंस हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के हैं, तो इनके पास पब्लिक ऑफिस है, ये पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। फिर नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिमिनलाइजेशन हो जाती है वो, क्योंकि क्रिमिनल एलिमेंट आ गया है। एक बार एक क्रिमिनल एलिमेंट आपके अंदर घुस गया तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करने लग जाएगा, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग चलाने लग जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन की इफेक्ट हर जगह पर आपका इनका नेक्सस होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला 2017 में कि सीबीआई को बोला एक केस पैरेट की तरह है, ये मास्टर वॉइस है एक तरह का, सीबीआई पे इल्जाम लगा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, कन्विक्शन रेट बहुत डिक्लाइन है। कह रहा कि एज पर एससी आपका एमिकस क्यूरी रिपोर्ट 5,097 से जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। सोचो आप, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहाँ से इफेक्ट होंगे? नहीं वो कह रहा सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अकॉर्डिंग पता चला है $8 बिलियन रुपीज स्पेंड किए गए 2019 के लोकसभा जनरल इलेक्शंस में। कह रहा इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो कह रहा ये सारी चीजों की वजह से हमारी पॉलिटिशियंस में देखा जा रहा है पॉलिटिक्स पूरी की पूरी करप्ट होती जा रही है। तो मेजर्स क्या उठाए जाए गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनलाइजेशन तो पॉलिटिक्स में हो रहा है, बट ऐसे कैसे इसको दूर किया जाए? तो पहली है आपकी तरीका लेजिस्लेटिव मेजर्स लेकर, कि आप जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसका जो सेक्शन 8 का 3 क्लॉज है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो लॉ मेकर्स हैं सेंटेंस टू एटलीस्ट 2 साल उनके जेल में कटते हैं, रिमेन डिस्क्वालीफाइड, 6 महीने के लिए उनको डिस्क्वालीफाई, 6 साल के लिए उनको डिस्क्वालीफाइड भी करा जाए। तो कह रहे हैं उसका यूज कब करोगे? है तो आपके पास। अच्छा, ऐसा जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो आर्टिकल 102 जो आपका है फर्स्ट क्लॉज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा है कि लॉ मेकर कैन बी डिस्क्वालीफाइड अंडर द लॉ इरेक्टमेंट जो भी पार्लियामेंट में बना रखा है। फिर सिमिलर प्रोविजन आपका स्टेट्स के लिए भी है, जो स्टेट के एमएलएज होते हैं, आर्टिकल 191 उनके लिए भी है, उसका फर्स्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल्स याद रखना गाइस, 102 का फर्स्ट का क्लॉज क्या कह रहा है, ठीक है, सेक्शन 8 का 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, और आपका स्टेट वाला आर्टिकल 191 का फर्स्ट क्लॉज। अब उसके बाद ये कह रहा है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी हो चुकी है। कह रहा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से कहा था कि इलेक्टर्स जो होते हैं उनका फंडामेंटल राइट है कि वो जाने अपने कैंडिडेट के बारे में कि कैसा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं इसको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, और ये राइट है जो कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही निकल कर आया है। राइट टू फ्रीडम जो आपको दे रखा है उसके अंदर ही आपका निकल कर आया है। तो लोगों को पता तो हो कि इलेक्टर जो है एंटीसेडेंट जो आपको उसकी सारी परफॉर्मेंस के बारे में पता हो कि भाई कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब या जो भी है। तो पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था सेक्शन 33B रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड है। ठीक है, तो सेक्शन अलाउड करता है कैंडिडेट को फर्निश इन्फॉर्मेशन ओनली अंडर द एक्ट। अच्छा, इसके बाद लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 8 का 4 क्लॉज है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यहाँ ऑर्डर करा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो पब्लिश करें क्रिमिनल रिकॉर्ड अपने कैंडिडेट्स का, वेबसाइट पे दिखाएं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे दिखाएं, न्यूज़पेपर्स पे दिखाएं। राम बाबू आपका सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा जी का केस था, उसमें भी ये बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट यानी जो भी कानून कंप्लायंस हो रही है उस चीज़ों को रिपोर्ट की जाए सुप्रीम कोर्ट के पास।
तो गाइज बहुत सारे केसेस हैं, तो आप 2-3 केसेस को जरूर कोट करना व्हाइल राइटिंग द आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, लिली थॉमस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, ये सारी चीज़ों को डालना है आपने भी पेपर के अंदर। ठीक है, तो लिली थॉमस याद रहेगा। सेक्शन 8(4) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के लिए ऐसी ने रूल किया था इसमें कि जितने भी MP हैं, MLA हैं, MLC हैं, उनको अपनी पोस्ट कंटिन्यू वो तभी कर सकता है अगर कन्विक्ट पाए गए हैं, तो फिर तो हो जाए पहले विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ द जजमेंट बाय ट्रायल कोर्ट, वहाँ पर अपील कर सकते हैं अलाउड कन्विक्टेड जितने भी हैं आप केस के अंदर। और इसके बाद वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए ऐसे पोल्स के लिए कि भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ है, वो इस पे काम करे ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले, कुछ ऐसा प्रपोजल लगाए कि लाइफ टाइम बैन हो, जो कन्विक्ट्स हैं पोल से उनको बिल्कुल ही हटा दिया जाए। क्यों 6 साल की बातें की जा रही हैं, आप सीधा सीधा हटाओ पूरा। अच्छा, हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम की बात की जा रही है कि 170th लॉ कमीशन रिपोर्ट सजेस्ट करती है on the hybrid system, that is 75% through first past the post system, 25% proportional representation system से आते हैं। तो एक्स पर एक्सपर्ट जो है FPTP ने इनकरेज करा है कैंडिडेट्स को कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए टू स्पेंड ह्यूमनगस अमाउंट इन एवरी इलेक्शंस। नेक्स्ट है आपका पनिशमेंट फॉर फाइलिंग ऑफ फॉल्स एफिडेविट वगैरह को देखें, वो सब साइन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसके बाद इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की चेक की जाए, तो आपका जो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रिपोर्ट ने सजेस्ट किया ही है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी कितनी है, ये भी चेक करो आप। फिर अमेंड करो आप, जैसे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत है कि जो भी पर्सन है डिबार करो ना कंटेस्टिंग इलेक्शन, ऐसे लोगों को लेकर ही नहीं क्यों आना जिन्होंने हिनियस नेचर ऑफ क्राइम्स किए हो, मर्डर किया हो या अटेम्प्ट टू मर्डर करा हो, रेप करा हो, इस तरह के केसेस वाले लोगों को दूर रखो, इलेक्शन से ही दूर रखो। अदर रिफॉर्म्स लो, राइट टू रिकॉल, स्टेट फंडिंग इलेक्शंस की कैसे आ रही है, फास्ट ट्रैकिंग जुडिशियल प्रोसेस लगाओ, इसमें बहुत दिनों तक डिले ना रहे। तो ऐसी चीज़ें करने से आपका जो इलेक्शन इकोसिस्टम है वो भी सुधरेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट गाइस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। लास्ट टॉपिक आज का हम कर रहे हैं, दैट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स। देखो, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज बेंच बिठाया जिसको चीफ जस्टिस हेड कर रहे थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, और रिकंसिडरेशन ऑफ इट्स 1998 का जो 5 जज बेंच का केस था ना आपका, PV नरसिम्हा राव केस का, उसकी मैं जरा याद दिला दूँ आपको। देखो 1998 में ना जजमेंट के होता है PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट का। ठीक है, क्यों होता है? बैकड्रॉप ऑफ 1993 JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस में। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो लीगल इम्यूनिटी लेजिस्लेचर्स को दी जाती है अंडर आर्टिकल 105 का सेकंड क्लॉज, 194 का सेकंड क्लॉज में जो दिया जाता है कि जो भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस वगैरह से प्रोटेक्ट करना ब्राइबरी चार्जेस पे फॉर एनी स्पीच और वोट इन पार्लियामेंट, वो इसमें दिया गया था। दैट इज लीगल इम्यूनिटी बेसिकली। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है? देखो, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस क्या होता है, लेजिस्लेचर को मिलती है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उसको ये मिलता है, लीगल इम्यूनिटी मिलती है कि लेजिस्लेचर को, कि वो किसी भी तरह के सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच पाए इन द कोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव ड्यूटीज। ठीक है, अब मान लो सो फार नाइदर पार्लियामेंट, ना ही कोई स्टेट लेजिस्लेचर के पास हैज इनेक्टेड एनी लेजिस्लेशन जिन्होंने पावर को डिफाइन करा हो। ये सब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि बहुत ज़रूरी है नोट करना कि दे आर बेस्ड ऑन 5 सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वेरियस लॉज मेड बाय पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कन्वेंशन है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ये सारी बातें। अब एक होता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी मतलब समझ लो, कोई इंडिविजुअल, कोई अथॉरिटी अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मेंबर की अगर डिसरिगार्ड करती है तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज याद करो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस से अलग होता है। कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का मतलब है कोई एक्ट जो आपने मीट कर दिया हो, ऑब्स्ट्रक्ट करा हो आपने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को, उसके फंक्शंस को, वो बात है। पनिशमेंट भी होती है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कंटेम्प्ट ऑफ हाउसेस की। अगर कोई बंदा पाया गया उसने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है, कंटेम्प्ट किया है, तो उसको रिप्राइमेंडेड, वॉर्न या जेल तक भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहा है, देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दी क्यों गई हैं? सबसे पहली बात, जो लेजिस्लेचर है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको ताकि रहे, उसको कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करने पड़े, उसके डर के बारे कोई वो कह ही नहीं पा रहा, और अटेंडेंस उसकी सेशंस में बनी रहे, इसलिए वो किया जाता है। वो इंडिपेंडेंटली इफेक्टिवली अपने काम को बिना इंटरफेरेंस के कर पाए, इसलिए लेजिस्लेचर को ये दी गई है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अथॉरिटी अपनी डिग्निटी के साथ जी पाए, इसलिए उसको दी गई है। लेकिन प्रोविजंस देने के साथ साथ क्या होता है, व्हाट आर द प्रोविजंस दैट ग्रांट लेजिस्लेचर इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन? एक तो आर्टिकल 105 याद रखना कि जितने भी MP MLAs हैं उनको ये मिला हुआ है कि उनके पास पावर है प्रिविलेजेस की। आर्टिकल 194 में भी दे रखा है। 105 का जो सेकंड क्लॉज है वो भी कहता है राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, कोई भी बंदा शैल बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन। ठीक है, सिमिलर प्रोविजंस आपके MLAs का 194 में दे रखा है, उसका सेकंड क्लॉज में। फ्रीडम ऑफ स्पीच है इनके पास, पार्लियामेंट में ये कर सकते हैं, अपनी जो भी बात रखना चाहें रख सकते हैं। आर्टिकल 121 में रिस्ट्रिक्ट करा है मेंबर फ्रॉम डिस्कसिंग कोर्ट ऑफ जजेस, कंडक्ट ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं कर सकते। कहीं कहीं पर दे रखा है कि जजेस के कंडक्ट ये सब बातें पार्लियामेंट में नहीं करनी है।
फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट भी है इनके पास। देखो जो CPC है ना, यानी कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, उसने ये बोल रखा है कि जो मेंबर्स हैं वो इंजॉय कर सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, है ना, सिविल केसेस के 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस। तो ये इनको एक मिली हुई है, इसी को कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। समझ गए? CPC में क्या बोला है कि मेंबर्स को फ्रीडम है, अरेस्ट नहीं हो सकते वो किसी सिविल केस में 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक भी एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस, ठीक है। ऑल्सो व्हेन द हाउस इज इन सेशन तब भी इनको नहीं कर सकता कोई अरेस्ट। हाउएवर दिस प्रिविलेजेस लेकिन सिविल केसेस में ही है, खाली क्रिमिनल नेचर में नहीं मिलती है इस तरह की इम्यूनिटी। फिर इनको मिला हुआ है भाई प्रोसीजर्स वगैरह में मिला हुआ है, डिटेंशन वगैरह से, इम्प्रिजनमेंट से ये बच जाते हैं, रिजर्व कर रखा है इनको। फिर राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, जैसे कि इसमें ना आर्टिकल 122 में बोला हुआ है कि जो वैलिडिटी है किसी भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स की कैन नॉट बी इंक्वायर नहीं की जा सकती, ठीक है। अच्छा, लास्ट ये कह रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों मांगी जा रही है, क्योंकि पहली चीज है कि जो इसका स्कोप है, इसका जो लिमिटेशंस है वो नजर आने लग गए हैं। कई सारे इंस्टेंसेस में ऐसा देखा जाता है कि प्रोसिक्यूशन चल रहा है और लिया ही नहीं जा रहा, सिविल केसेस में इनिशिएट ही नहीं हो रहा क्योंकि हाउस सेशन में है। मिसयूज बहुत करा जा रहा है इस तरह की पावर्स बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। इससे फंडामेंटल राइट्स सिटीजंस के वायलेट हो रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई क्लियर मैकेनिज्म ही नहीं है कि हाउस को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए कि भाई वो अगर कुछ पर्सनल इंटरेस्ट या ऑफिशियल गेन ले रहे हैं तो क्या करना चाहिए। प्रोसीजर ही नहीं है कोई इनके पास कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है तो आपने खाली कह दिया कि भाई इनको जेल में डाल देंगे या इनके साथ इनको थोड़ा सा वॉर्न करके छोड़ देंगे, तो क्लैरिटी ठीक से ना होने की वजह से कि क्या लीगल प्रोसीजर होना चाहिए वो पता ही नहीं है। नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल खिलाफ है ये। अगर आप ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करते हो तो पॉलिटिशियंस को तो वो अपने केस में जज बना के बैठा देगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना यहाँ पर, सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब रह गया? आर्टिकल 50 की तो आपने धज्जियां उड़ा दी। आर्टिकल 50 याद रखना, सेपरेशन ऑफ पावर होता है बिटवीन योर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर वायलेट करता है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी, यानी कि ये अनलिमिटेड पावर देता है हाउस को, फिर कैसे चलेगा काम। तो इसीलिए कह रहा है कि आप इम्यूनिटी तो दो पार्लियामेंटेरियंस के लिए, जरूरी तो है, लेकिन अर्जेंट स्टेप ये उठाओ कि वो अपनी कोडिफाइंग प्रिविलेजेस के साथ जिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो, अगर वो ब्रीच करें तो बिल्कुल कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए। पार्लियामेंट्री अपनी बाउंड्री से बाहर ना जाए, जितना उसका जुरिस्डिक्शन है उसके साथ में ही घूमना है, उसके पास पास ही घूमना है। ये नहीं कि उसके पास टप्पा लगा लगा कर आप दूसरी जगह पर इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट टॉपिक गाइस कल करेंगे, आज इतने टॉपिक्स को ध्यान से रिवाइज करो क्योंकि एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। राइट डाउन जो भी आपको समझ आ रहा है उसको लिख के भी देखो। दूसरी चीज़, वीडियोस को रिवाइज करो, इसीलिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। कोई आपको प्रॉब्लम लगती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।